अकेले एक जांच एजेंसी एनआईए ने 45 संदिग्ध पकड़े हैं। अगर एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस के आंकड़ों की बात करें तो केरल में ही 39 गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि तमिलनाडु में 16, कर्नाटक में 12, आंध्र प्रदेश में 7 लोगों सहित कई राज्यों में गिरफ्तारियां हुई हैं। कई आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केरल में 39, तमिलनाडु में 16, कर्नाटक में 12, आंध्र प्रदेश में 7, तेलंगाना में 1, उत्तर प्रदेश में 2, राजस्थान में 4, दिल्ली में 2, असम में 1, मध्य प्रदेश में 1, महाराष्ट्र में 4, गोवा में 1, वेस्ट बंगाल में 1, बिहार में 1, मणिपुर में 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। निजामाबाद केस, दिल्ली में दर्ज 3 केस और कोची में 1 केस में गिरफ्तारियां हुई। केस में यूएपीए की धारा भी जोड़ी गई है। एनआईए कुछ दिनों से मामले की जांच कर रही थी। जांच में खुलासा हुआ था कि पीएफआई टेरर फंडिंग में शामिल है और हथियार चलाने की ट्रेनिंग कैंप चलाता है। साथ ही नौजवानों को प्रतिबंधित संगठन ज्वाइन कराने के लिए उकसा रहा था। एनआईए ने पहले ही ये मुकदमे दर्ज किए थे। जांच के बाद एविडेंस मिलने के बाद ये कार्रवाई की। ये संगठन शुरुआत में दक्षिण भारत के राज्यों में सक्रिय था, लेकिन अब यूपी, बिहार समेत 20 राज्यों में इसका विस्तार हो चुका है। एनआईए की जांच के दायरे में पीएफआई के 15 फंड्रल ऑर्गेनाइजेशन हैं। इनमें पीएफआई की पॉलिटिकल विंग, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, स्टूडेंट विंग, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, धार्मिक विंग, अखिल भारतीय इमाम परिषद, वकीलों की शाखा, अखिल भारतीय कानूनी परिषद, सोशल एक्टिविटीज विंग, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, मानवाधिकार विंग, एनएचआरओ, ट्रेड यूनियन, सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन शामिल हैं। छापेमारी में संगठनों से जुड़े लोगों की जांच की गई है। इनमें हिरासत में इनको लिया गया है। पीएफआई बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से अपने सदस्यों को शारीरिक प्रशिक्षण देता है। आरोप है कि पीएफआई के लोग ट्रेनिंग के लिए फकीर, गरीब और कर्जदार लोगों को चुनते थे। उन्हें पथराव, किसी को भी मारने के लिए चाकू का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग, भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए, देश को अस्थिर करना और शरीयत कानून के बारे में ट्रेनिंग दी जाती थी। आरोपों के मुताबिक ट्रेनिंग कैंप में पीएफआई कार्यकर्ता मार्शल आर्ट, कुंग-फू के साथ कानून की धाराओं और उनसे बचने के तरीके के बारे में बताते थे। ट्रेनिंग 1 दिन और 5 दिन की होती थी। इसके लिए कॉलेज, मदरसा, मस्जिद और मोहल्लों में ट्रेनिंग कैंप लगते थे। गिरफ्तार आरोपियों के मुताबिक पीएफआई का मुख्य मोटो सक्रिय मुस्लिम युवाओं का चयन, फिर उनके दिमाग को हिंदू विरोधी विचारधारा से भरना है। शारीरिक प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है जिससे प्रशिक्षित लोगों को ह्यूमन मिसाइल के तौर पर कहीं भी इस्तेमाल किया जा सके। दंगों के पीछे पीएफआई संगठन हाथ होने का आरोप कई बार लगा है। अप्रैल 2022 में करौली, सितंबर 2020 में हाथरस, फरवरी 2020 में एंटी-सीए प्रोटेस्ट के बाद दिल्ली में दंगा और अगस्त 2020 में बेंगलुरु दंगे में पीएफआई का नाम सामने आया। 2018 में केरल के एर्नाकुलम में सीएफआई के कार्यकर्ताओं ने वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई के छात्र नेता अभिमन्यु की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तब भी पीएफआई सवालों में घिरा था। 2017 में केरल पुलिस ने एनआईए को लव जिहाद के 94 मामले सौंपे थे। एनआईए को शक था कि 94 शादियों में 23 पीएफआई ने अपनी निगरानी में करवाई। 2012 में इस ग्रुप का नाम असम के कोकराझार में आया। कहा गया कि पीएफआई के सदस्यों ने जानबूझकर इलाके में अफवाह फैलाकर दंगा फैलाया। 2010 में पीएफआई के सदस्यों पर एक मलयाली प्रोफेसर का दाहिना हाथ काट डाला था। 2015 में एनआईए कोर्ट में पीएफआई के 13 एक्टिविस्ट दोषी पाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।